स्टूडेंट्स, तो ये न्यू वीडियो पी ब्लॉक एलिमेंट्स का नया लेक्चर की वीडियो है। जो सीरीज हमने जो है शुरू कर रखी है पी ब्लॉक एलिमेंट्स की, उसकी है क्लास 12 का मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर। हम इसे शुरू करेंगे और हम ये पहले भी मैं आपको बता चुका हूं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही ज्यादा उससे आपको देखने के लिए मिल सकता है एग्जाम में। और हमने अभी तक इसमें बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स यहाँ पे हमने ये सारे करे थे। ये जो आप अंडरलाइन वर्ड देख रहे हैं, जो मार्क कर रखे हैं, वो वर्ड आपने देख रखे हैं, ये सारे जो हैं वर्ड सेंटेंसेस, ये सेंटेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। इनसे क्वेश्चंस बन सकते हैं और बनते भी हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। आपको इन पॉइंट्स को राइट डाउन करना था, मैं पहले ही बता चुका था, और इससे आगे की बात जो है वो हम आज करने वाले हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही बड़ा चैप्टर है। वीडियोस बहुत सारी होंगी, इसमें क्वेश्चंस बहुत सारे होंगे। तो हम ये सोचते हैं कि भाई जो बड़ा चैप्टर है इसे छोड़ दें, नहीं, हमें ये सारा चैप्टर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम इसके हर पॉइंट को करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम आगे चलते हैं और इसे शुरू करते हैं जहां पे हमने छोड़ा था कि नाइट्रोजन फैमिली के बारे में हमने यहाँ पे छोड़ा था। बॉइलिंग पॉइंट, बॉन्ड एंगल, बेसिसिटी, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन, यहाँ पे हम इसे चैप्टर को यहाँ पे हमने लीव करा था। अब हम उससे नेक्स्ट पे आते हैं और मैंने आपको बताया था कि अब इंपोर्टेंट पॉइंट्स अब बहुत सारे शुरू होने वाले हैं। तो आप देखिए ये यहां से नाइट्रोजन एंड N2, यहां से हम शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले आप ये जान लें कि चैप्टर में N2NH3 ये बहुत इंपॉर्टेंट आने वाले हैं, प्रोसेस इनके बनाने वाले वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप यहाँ पे जो है इससे आगे की वीडियो में यही देखेंगे कि किस तरीके से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो कवर करेंगे हम बहुत ही अच्छे तरीके से। तो हम यहां से शुरू करते हैं कि प्रिपरेशन, कि अगर हमें N2 बनानी है तो N2 बनाने के लिए कौन कौन से मेथड हमें यूज करने हैं, हम यहाँ पे उसकी बात कर रहे हैं। तो देखते हैं ध्यान से। N2 is produced commercially by the liquefaction of air followed by fractional distillation. Liquid N2 distills out first, leaving behind liquid oxygen. तो यहाँ पे वो ये बता रहा है कि अगर आपको N2 चाहिए कमर्शियली, फैक्ट्रीज में जो बनती है उसकी N2 की बात कर रहे हैं यहाँ पे। वो ये कह रहा है कि अगर आपको N2 चाहिए तो आप यहाँ पे ध्यान दें, लिक्विफिकेशन ऑफ एयर करेंगे और बाद में उसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे वो प्रोसेस नहीं बताया जाता, लेकिन अलग से वो प्रोसेस की वीडियो आपको बिल्कुल मिल जाएगी। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो है हम करते हैं और उससे मुझे मिलता है लिक्विड N2 डिस्टिल्स आउट फर्स्ट, लिविंग बिहाइंड लिक्विड ऑक्सीजन, कि आपको क्या मिल जाती है, लिक्विड N2 मिल जाती है बिना किसी लिक्विड ऑक्सीजन के। इन द लेबोरेटरी, अगर आपको यही चीज लैब में बनानी है तो आप क्या करेंगे, डाई नाइट्रोजन इज प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग। डाई नाइट्रोजन कैसे बनती है, ट्रीटिंग एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड विद सोडियम नाइट्रेट। तो यहां पे ये अमोनियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट की पूछ सकता है वो। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि हाउ विल यू प्रिपेयर, इसे आप लिख लें अपनी कॉपी में, हाउ विल यू प्रिपेयर N2, हाउ विल यू प्रिपेयर N2 इन योर लैबोरेटरी, कि आप लैब में किस तरीके से N2 बनाएंगे। तो आप कैसे बताएंगे कि अमोनियम क्लोराइड को सोडियम नाइट्रेट के साथ मिलाने से जो हम जो है लैब के अंदर हमें N2 मिल जाती है, H2O मिलता है और NaCl मिलता है। तो ये जो सारी चीजें हैं, ऐसे नहीं है कि सिंपल मिला दिया, एक पूरा प्रोसेस है, उस प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा हमें, और उस प्रोसेस के बाद ही हमें N2 मिलेगी। ये नहीं है कि लैब के अंदर आपने ये उठाया और उसे दोनों को मिला दिया, ऐसे नहीं मिलती है N2। आपको इस प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा कि क्या टेम्परेचर है, क्या कंडीशन है, वो सारी चीजें अलग हैं, ठीक है। तो आगे एक और प्रोसेस इन्होंने दे रखा है, उसे भी देखते हैं। Small amount of NO and HNO3 formed as impurity can be removed by passing the gas through aqueous solution, aqueous H2SO4 containing K2Cr2O7। तो ये क्या कह रहे हैं, H2SO4 और K2Cr2O7 को आप अगर मिक्स कर देंगे एक साथ तो आपको क्या मिल जाएगी, N2, ये मिल जाएगी N2H2O और Cr2O3।
तो यहाँ पे इसने बताया है कि किस तरीके से K2Cr2O7 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, ये बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, K2Cr2O7 के कैसे हम बना सकते हैं। K2Cr2O7 बेसिकली आपके जो लैब के अंदर जो इक्विपमेंट्स होते हैं, अगर आपका बोरोसिल का फ्लास्क है, फ्लास्क जो है डर्ट उसमें बैठ गई है, तो आप वहां पे K2Cr2O7 से भी आप साफ उसे कर सकते हैं। क्रोमिक एसिड वहां से बन जाता है, वो हम उसे बाद में पढ़ेंगे। पहले हम ये देखते हैं कि वेरी प्योर नाइट्रोजन कैन बी ऑब्टेन बाय थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ सोडियम और बेरियम अजाइड। तो सोडियम और बेरियम अजाइड से अगर बात करें तो कह रहा है कि बहुत ही ज्यादा प्योर फॉर्म में आपको क्या मिल जाएगी, नाइट्रोजन मिल जाएगी, N2 डाई नाइट्रोजन। तो BaN3 प्लस Ba, इससे Ba बन जाता है और 3N2 जो है आपको मिल जाती है। तो अब हम चलते हैं प्रॉपर्टीज पे। ये आ सकता है आपको, ये नहीं कि आपको तीनों के तीनों आपको करने हैं, आपको केवल आप 2 याद कर लो तो अच्छे से याद कर लो, उनमें गलती ना हो, ये आपको ध्यान देना है सारी चीजें। तो यहां पे आगे चलते हैं कि प्रॉपर्टीज का भी पता होना चाहिए कि डाई नाइट्रोजन इज कलरलेस, odorless, tasteless and non-toxic gas. It is chemically inert at room temperature due to the presence of triple bond with high bond dissociation energy. तो ये पॉइंट और ये लाइन मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे आपको बिल्कुल क्वेश्चन मिल सकता है। तो आप इसे अंडरलाइन करके बिल्कुल रखें। वो ये पूछ सकता है Yn2 is chemically inert at room temperature। अपनी कॉपी में लिखिए आप, Yn2 is chemically inert at room temperature। Yn2 is chemically inert at room temperature। तो उसके आंसर में क्या लिखेंगे, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ट्रिपल बॉन्ड with high bond dissociation energy, due to the presence of triple bond with high bond dissociation energy। तो ये चीज आपको क्लियर होगा यहाँ पे कि इसका मतलब क्या है, वो कहना क्या चाह रहा है कि ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, N ट्रिपल बॉन्ड N की पावर होती है कि ट्रिपल बॉन्ड बनाया N2 के साथ, N के साथ। तो वहां पे अगर ट्रिपल बॉन्ड बन चुका है तो कोई भी ऐसा लोन पेयर है, कोई भी ऐसा इलेक्ट्रॉन नहीं है जो कि अब रिएक्टिविटी दिखा सके, और रिएक्टिविटी नहीं दिखा सकता तो इसका मतलब क्या है कि वो नॉन रिएक्टिव हो चुका है उस कंडीशन में और केमिकली इनर्ट हो चुका है। और आल्सो हम उससे ये भी जानते हैं कि हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ये वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होती है, कि बॉन्ड को तोड़ने की पावर या बॉन्ड को तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए। तो अगर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हाई है तो इसका मतलब बॉन्ड को टूटने में उतना ही ज्यादा टाइम लगेगा, एनर्जी और ज्यादा देनी पड़ेगी। लेकिन ऐसा नहीं कि बॉन्ड टूटेगा नहीं, टूटेगा, बिल्कुल टूटेगा, लेकिन एनर्जी इतनी सारी देनी पड़ेगी कि जिससे कि आपको यह पता लग जाएगा कि आपके जो भी कंपाउंड आपने लिया है वो इतना ज्यादा है, ऐसा नहीं है कि वो थोड़े से ही टेम्परेचर से क्या हो जाए, रिएक्टिव फॉर्म में आ जाए और फिर वो रिएक्ट कर जाए दूसरे से। ठीक है, आगे चलते हैं। एट हायर टेम्परेचर N2 combines with lithium magnesium to form Li3n, ठीक है, Mg3n2 respectively। It also combines with H2O2 F2, ये सारी चीजें इसमें दे रखी है, NH3 बना रखा है, ठीक है, लिथियम टेट्रा नाइट्रेट बना रखा है, ये सारी जो मैग्नीशियम और नाइट्रोजन के कंपाउंड बना रखे हैं, ये जो सारे कंपाउंड बना रखे हैं इन्होंने, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने के मिल रही है। रिएक्शंस छोटी छोटी आप N2 3H2 कर लो, ट्वाइस NH3 बन जाएगा, अमोनिया बन जाएगा इससे, तो इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, ये दिखाई दे रहा है आपको, लिथियम का कंपाउंड है, मैग्नीशियम का कंपाउंड है, छोटी छोटी रिएक्शन है, ये सारी की सारी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। आप क्या करें, N2 और O2 की, ये वाली N2 और O2 की ये वाली इंपॉर्टेंट है, N2 और 3H2 ये इंपॉर्टेंट है। टेम्परेचर हमेशा याद रखना कि 773 केल्विन आपको यूज करना पड़ेगा, N2O2 में हीट कर दो बस, ये इतना सारा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, छोटा सा पॉइंट। ठीक है, हम यहाँ पे आते हैं यूजेस। सम इंपॉर्टेंट यूजेस डाइनाइट्रोजन आर फॉलोज। कौन कौन से? लिक्विड N2 इज यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि रेफ्रिजरेटर में जो है आपकी कौन सी गैस होती है, N2। इट इज यूज्ड टू प्रोवाइड इनर्ट एटमॉस्फेयर इन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। अब ये क्या है, आयरन और स्टील इंडस्ट्री में अगर इनर्ट टेम्परेचर या इनर्ट एटमॉस्फेयर नहीं करा गया तो वे कोरोजन में चले जाएंगे और खराब होने शुरू हो जाएंगे। तो वहां पे इनर्ट करने के लिए उन्हें वो एटमॉस्फेयर ऐसा कर देते हैं कि वो केमिकली इनर्ट खुद हो जाए, तो जिसकी वजह से क्या हो जाएगा कि वहां पे रिएक्टिविटी नहीं शो होगी और वो आपके खराब नहीं होंगे। आगे देखते हैं। इट इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चर ऑफ HNO3 एंड
NH3। तो यहाँ पे क्या लगा आपको, HNO3 और NH3 को बनाने के लिए क्या करी जाती है, डाई नाइट्रोजन यूज करी जाती है। तो ये चीज यहाँ पे और होती है। तो आगे चलते हैं, एक और इंपॉर्टेंट कंपाउंड अमोनिया। अमोनिया को सब जानते हैं, स्पेशल है, ठीक है, कि अमोनिया गैस है, हमें ज्यादातर पता ही लगता है, ज्यादातर कंपाउंड में देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले आप इसे ध्यान से पढ़ें, अमोनिया से क्वेश्चन आ सकते हैं, ऊपर वाले से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, YN2 मैंने अभी क्वेश्चन लिखवाया था, ड्यू टू द हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी वाला, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। हम चलते हैं यहाँ पे, अमोनिया मॉलिक्यूल इज ट्राइगोनल पिरामिडल। ये चीज आप याद रखेंगे कि अमोनिया की जो है ट्राइगोनल पिरामिडल वाली बात, ये चीज याद रखेंगे। विद नाइट्रोजन एटम एट द एपेक्स इट हैज 3 बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर। एपेक्स से मतलब होता है कि जो मिड में आ जाए, वो एपेक्स बोलते हैं। ऐसे ही एपिकल वर्ड बहुत यूज करा जाता है, एक्सियल और इक्वेटोरियल, एपिकल, ये सारी चीजें जो है ये बॉन्ड में आपको ये बताती हैं कि किस तरीके से उसका स्ट्रक्चर होगा, कैसी जियोमेट्री होगी, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, इन्हें आप ध्यान रखेंगे। अभी आपको शेप भी दिख जाएगी कि विद नाइट्रोजन एटम एपेक्स इट हैज 3 बॉन्ड पेयर, 3 बॉन्ड पेयर हैं और 1 लोन पेयर है। तो ये वाला इसका स्ट्रक्चर ये रहा, देखो आप दिखाई दे रहे हैं 3 बॉन्ड, ये N का H के साथ, ये N का H के साथ, ये N का H के साथ, और एक यहाँ पे लोन पेयर, ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और बॉन्ड एंगल भी ध्यान रख लेंगे, 107 डिग्री ये बॉन्ड एंगल यहाँ पे देखिए, ठीक है, देख लिया आपने। और यहाँ पे एक रिएक्शन है, अमोनिया इज हाईली सोल्यूबल इन वाटर, वाटर के अंदर ये जो है सोल्यूबल होती है। और यहाँ पे क्या दिखा रखा है, ए एंड इज वीकली बेसिक, बेसिक जो है वो वीक बेसिक होती है। तो हमें ये रिएक्शन, छोटी सी रिएक्शन है, हम यहां से चलते हैं। अमोनिया इज NH3 इज मैन्युफैक्चर ऑन कमर्शियल बाय स्केल ऑफ हैबर प्रोसेस। ये चीज इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कि किस प्रोसेस के द्वारा आपको ये पता लग सकता है कि अमोनिया बनाई जाती है। तो ये भी चीज आप यूज सकते हैं कि नेम द प्रोसेस यूज्ड फॉर मेकिंग अमोनिया, नेम द प्रोसेस यूज्ड फॉर मेकिंग अमोनिया ऑन द कमर्शियल स्केल। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा प्रोसेस है, हैबर प्रोसेस। दोबारा आप कॉपी में लिख लीजिए, नेम द प्रोसेस, नेम द प्रोसेस फॉर मेकिंग अमोनिया ऑन द कमर्शियल स्केल। बिल्कुल आ सकता है, मल्टीपल में चॉइस में बिल्कुल आ सकता है, छोटा सा क्वेश्चन आ सकता है कि प्रोसेस का नाम बताओ, अमोनिया कैसे बनती है। ये सब बहुत आसान है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो आपको क्या पता लग गया कि अमोनिया प्रोसेस के बारे में पता लग गया, कौन सा प्रोसेस है, हैबर प्रोसेस। और कौन सी है रिएक्शन, N2 3S2 क्या बना देती है, 2NH3, ये आपने ऊपर ही पढ़ी, सिंपल रिएक्शन। तो यहाँ पे आगे चलते हैं, प्रेशर के बारे में बता रहा है, 200 इंटू 10⁵ पास्कल, टेम्परेचर है 773 केल्विन। ये नेगेटिव नहीं है यहाँ पे, ये नेगेटिव नहीं है, केल्विन नेगेटिव नहीं है यहाँ पे, ठीक है, ना ही होता है यहाँ पे नेगेटिव, ठीक है। आगे चलते हैं, इन दोनों को आप थोड़ा सा मेमोराइज कर लें, आएगा तो नहीं आपके, अगर बोर्ड वगैरह के एग्जाम में तो कभी ये आने का कोई सवाल ही नहीं उठता, लेकिन कंपटीशन के हिसाब से ये कभी भी आ सकता है। पूछ सकता है वो कि टेम्परेचर कंडीशन मुझे बता दो, ऐसा नहीं कि वो टेम्परेचर कंडीशन आपसे लिखवाना चाहता है, वो नहीं, वो आपको 4 ऑप्शन दे देगा कि मुझे प्रेशर और टेम्परेचर की कंडीशन बता दो, बस आपको यही बताना होगा कि प्रेशर और टेम्परेचर की कंडीशन ये है। आगे चलते हैं, फिर दूसरी कैटालिस्ट भी डालेंगे, विच एनहांस द रेट ऑफ द रिएक्शन इज नोन एज द कैटालिस्ट। क्या कि जो रिएक्शन के रेट को इंक्रीज कर देते हैं वो क्या होते हैं, कैटालिस्ट होते हैं। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो हम इसमें ये जानना चाह रहे हैं कि इसमें कौन कौन से कैटालिस्ट हैं जो अमोनिया को बनाने में हेल्प कर रहे हैं। तो आयरन ऑक्साइड, ध्यान दें, आयरन ऑक्साइड with a small amount of K2O and Al2O3। तो ये सब जो है इसमें डाला जा रहा है एज ए कैटालिस्ट इन लेबोरेटरी। अमोनिया इज प्रिपेयर्ड बाय रिएक्टिंग NH4Cl with NaOH। अमोनियम क्लोराइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करने पे क्या बन जा रहा है हमारा, NH3, और ये सारे उसके बाई प्रोडक्ट हैं, बाई प्रोडक्ट जो साइड प्रोडक्ट की तरह होते हैं, ठीक है। ये चीज आप रिएक्शन याद कर सकते हैं, कैटालिस्ट याद कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं आई अभी तक। चलते हैं आगे, प्रॉपर्टीज। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन नाइट्रोजन एटम्स NH3 इज ए लुईस बेस, ठीक है। तो NH3 क्या है, एक लुईस बेस है, क्योंकि उसके ऊपर क्या है आपको लोन पेयर है। तो क्वेश्चन लिखिए आप,
why NH3 is Lewis base. क्वेश्चन लिखे why NH3 is Lewis base. ठीक है, तो मैं इस चीज को अंडरलाइन कर दे रहा हूं, क्यों है वो ये मार्क कर दिया मैंने, मार्क कर दिया, और आप ध्यान देंगे कि क्या मार्क कर दिया, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन नाइट्रोजन एटम इज कंसीडर्ड NH3 इज कंसीडर्ड एज लुईस बेस. ओके फ्रेंड, आगे चलते. It can form coordinate covalent bond with a transition metal ion and form complexes. तो ये छोटा सा पॉइंट आपको यहां पे एक और चीज दे जाता है कि ट्रांजिशन मेटल है और कॉम्प्लेक्स बना रहा है. क्या चीज है ये कॉम्प्लेक्स, क्या चीज है ये ट्रांजिशन मेटल की थ्योरी, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है ये, तो मैं आपको बता देता हूं स्टूडेंट कि ट्रांजिशन मेटल आपके फर्स्ट बुक का लास्ट चैप्टर है. ट्रांजिशन मेटल की केमिस्ट्री से रिलेटेड वाला लास्ट चैप्टर है आपकी फर्स्ट बुक का लास्ट चैप्टर, जिसमें आपको ये मिलेगा कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड किसकी हेल्प से बनते हैं, आपको ये पता लग जाएगा. ठीक है, उसके अलावा आपको उससे रिलेटेड जितनी भी कॉम्प्लेक्स थ्योरी है, वो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स थ्योरी, ये सारी चीज जो है वो डी ब्लॉक से लेके जो है वहां पे ले जाता है, और डी ब्लॉक एक अलग चैप्टर कह देता है. ट्रांजिशन मेटल एक अलग चैप्टर है, लेकिन ट्रांजिशन मेटल की केमिस्ट्री कि उससे रिलेटेड केमिस्ट्री जो कि उसे बहुत ज्यादा हाई ऑर्डर पे ले जाती है, वो आपको मिलेगी इस बुक के लास्ट चैप्टर में, और उससे पहले आपको क्या मिलेगा, डी ब्लॉक एलिमेंट्स. ठीक है, तो आगे चलते हैं. यहां पे देखिए कॉपर और NH3 लिया है, और साथ में उसने क्या बना दिया है, कॉपर और NH3 का एक कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. आपका लास्ट चैप्टर है, उसकी वीडियो भी आपको मिलेगी, जब कोऑर्डिनेशन चैप्टर की बारी आएगी उसकी वीडियो भी मिलेगी आपको, बिल्कुल लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जैसे ही वीडियो आएगी. आगे देखते हैं. एक्वस NH3 is also used to preparation of metal ion. मेटल आयन बनाने के लिए एक्वस NH3 भी उन्होंने यूज कर रखा है. ये सारी छोटी छोटी रिएक्शन आपको देखने के लिए मिल सकती है. आपको वहां पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ये वीडियोस बहुत हेल्प करेंगे. यहां से वहां पे आपको ये भी देखने के लिए मिलेगा कि कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स थ्योरी क्या है, कैसे बनते हैं कॉम्प्लेक्स, हम उसकी बात वहां करेंगे. और रेड ब्राउन PPT ये सब चीजें वहां पे ही आती है, क्योंकि कलर थ्योरी वहां पे आएगी सारी की सारी. वहां पे बताएगा कि वो ट्रांजिशन जो है मेटल जो है वो क्यों कलर दिखाते हैं, वो सारी चीजें वहां पे आपको बताएगा. हम यहाँ पे चलते हैं. यूजेस, सम इंपोर्टेंट यूजेस ऑफ अमोनिया. अमोनिया के यूजेस, इट इज यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट. ये भी रेफ्रिजरेंट की तरह यूज करा जाता है. इट इज यूज टू मैन्युफैक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड. नाइट्रिक एसिड के बनाने के लिए भी यूज करा जाता है. और आगे क्या है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इट इज यूज टू प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर. नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर की तरह आपके खेतों में ये डलती है नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर, उनकी बात कर रहा है यहाँ पे. तो ये छोटा सा पॉइंट आपको यहाँ पे मैं क्लियर करता हूं, और यहाँ पे इस वीडियो का एंड करता हूं. और मैं आपको ये बता दूं कि इस वीडियो के बाद मैं ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन पढ़ाने वाला हूं. ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन इंपॉर्टेंट है ये भी, कि किस तरीके से N2, और ये पूरी की पूरी एक टेबल है इनकी, बहुत अजीब सी टेबल इन्होंने दे रखी है, उसे हम समझ लेंगे, बहुत आसानी से समझ लेंगे. ये दूसरी टेबल इन्होंने दे रखी है कि लोन पेयर के बेसिस पे, नाइट्रिक एसिड के बेसिस पे. तो ये जो सारी है ये मैं आपको क्लियर कराऊंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में. और फिर हम किस पे चले जाएंगे, HNO3 पे. HNO3 हम समझेंगे कि छोटी छोटी सी जो बातें हैं इन्हें आप नोट डाउन करेंगे, और फिर दोबारा इस वीडियो को आप दोबारा देखें. बार बार देखने से आपको ये और ज्यादा मेमोराइज हो जाएंगी स्टूडेंट. तो इस वीडियो के बाद ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन ये वाला कंसेप्ट पढ़ेंगे, HNO3 पढ़ेंगे, उनकी प्रॉपर्टी, उनकी मैन्युफैक्चरिंग प्रॉपर्टी, ये कैसे कैसे सारी प्रॉपर्टीज है ये हम पढ़ेंगे मिलके. और बिल्कुल कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसके आगे की वीडियो में आपको बहुत सारी चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी. तो आप जो वीडियोस हैं वो चैनल पे डलती रहती हैं, तो आप जो है ना अगर उसे सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको तुरंत ही मैसेज पहुंच जाएगा कि एक नई वीडियो आपको वहां पे मिल गई है. थैंक यू फ्रेंड्स.